हरियाणा के चुनाव में वो हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, इसलिए उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे कौन इंद्रजीत जी और विकास सीसर जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के और देवराज मेहता जी, सुरेंद्र CPIM के सुरेंद्र जी, देवराज मेहता जी। किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है जो आप चुनाव प्रचार में जो गाँव में पहुँच रहे हैं, शहर में पहुँच रहे हैं? देखिए इस बार भिवानी का जो चुनाव है हरियाणा की विधानसभा के साथ, उसमें हम जन मुद्दे लोगों के बीच में ले जाएंगे। जो नागरिक सुविधाएँ हैं, किसान मजदूर की रोजी रोटी का सवाल है, और हमारे शहर और गांव के लोगों की सुरक्षा का सवाल है, हमारी बहन बेटियों का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है, और तमाम कर्मचारी कच्चे हैं पक्के करने का है, पुरानी पेंशन बहाल करने का है, योजना वर्करों को पक्का करवाने का है। ये तमाम जनता के सवाल हैं और मुझे इस बात का फख्र है कि जिन सभी 36 बिरादरी के लोगों के आंदोलन में रहे, आज तमाम 36 बिरादरी के भाई छोटी मोटी संकीर्णता से ऊपर उठ करके ये कांग्रेस और CPIM का उम्मीदवार है उसके साथ चट्टान की तरह खड़े। ये मेरे लिए गौरव की बात है और मैं भिवानी की जनता का एहसान नहीं भूल सकता। किसी भी नेता को इतना सम्मान नहीं मिला है जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जो उम्मीदवार को मिला है। कांग्रेस साहब जो कास्टिज्म की बात की जाए, जो इस प्रकार की राजनीति जो चल रही है, उसका के दाव पे चल रही है, क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ उनकी कोशिश है, लेकिन भिवानी की जनता, जो भिवानी एक ऐतिहासिक शहर है, हमारे शहर की नींव हमारे पूर्वज नीमपाल सिंह ने रखी थी और पंडित नेकीराम शर्मा इस इलाके के बहुत बड़े किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, और श्री बनारसी दास गुप्ता हमारे मुख्यमंत्री जो जातिवाद के छुआछूत के खिलाफ लड़े थे, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा और भिवानी का समान रूप से विकास किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श समानता के हमारे साथ हैं। इन तमाम हमारे जो विरासत है, इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और भिवानी की जनता जो एक समय में पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जानी जाती थी, मिन्नी कृपा है वो, और खिलाड़ी यहाँ के ओलंपिक में मेडल लेते हैं, और यहाँ छोटी काशी है। ये तमाम जातियों और धर्मों के लोग एकता बना करके ये सबूत देंगे कि हम नई भिवानी, विकास की भिवानी, प्रगतिशील भिवानी, स्वच्छ भिवानी और भाईचारे को जोड़ने की भिवानी बनाएंगे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा होगा जो कि अगर विधानसभा में आप पहुंचते हैं तो? देखिए इस इलाके में पिछले 15 साल से एक सिंगल यूनिट नहीं लगी, तमाम पुराने कारखाने बंद हो गए, अकेला BTM बचा है, और इस इलाके में भयंकर बेरोजगारी है। हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए जहां महकमों में खाली पदों को भरवाएंगे, महकमों का निजीकरण रोकेंगे, वहीं हमारी सरकार आ रही है गठबंधन की, वहीं कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगे जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए मैं विधायक जी की इज्जत करता हूँ और 15 साल से तो वो जाएगी। यहाँ तक भी कहीं भी गलियों में लोगों की हालत देखने वो नहीं गए, और अस्पताल में नहीं गए कभी भी दौरा करने, और यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद में, और माफिया पैदा हो रहा है एक जो ज़मीनों पर कब्जा करता है, मंदिर की, तालाब की, हमारे लालाओं के मकान है PID बदल के। वो मुझे दुख है इस बात का कि वो लोग जेल में होने चाहिए थे, रिकवरी होनी चाहिए थी। आज हमारे विधायक जी उनको लेकर के वोट मांग रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको वहाँ पर जो है भाषण दिलवाते हैं। क्यों इसे पूछना चाहिए IAM की फुल फॉर्म क्या होती है? थैंक यू। किसान आंदोलन के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं तमाम। हम लोगों का सम्मिलित संघर्ष है कि हम इस देश की खेती को किसान के हाथ से छीनने नहीं देंगे। योगेंद्र यादव जी, सीनियर लोग BSP और गोपाल कंडा का गठबंधन है, वो भी कह रहे हैं कि सरकार हमारे सहयोग से बनेगी, और कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है तो ये BJP की सहयोगी पार्टियां हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सपने देखने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। सपने देखने से स्वास्थ्य बना रहता है, हर एक का अधिकार है देखना। लेकिन आपने नोटिस किया है कि इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि सरकार हमारी बनेगी।
मैंने आमतौर पे तो लोग चुनाव में आते हैं, कहते हैं सरकार हमारी बनेगी। अब ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे सहयोग से बनेगी। मतलब कि गंद फंद जोड़ तोड़ तिकड़म की तैयारी करके ही, मतलब इनका सारा सपना ही ये है कि हम तिकड़म का एक हिस्सा बनेंगे। इससे फालतू इनका सपना नहीं है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि भाई जब सपने ही पालो तो थोड़ा बड़े सपने क्यों नहीं पालो? मन के लड्डू ही हो तो फीके क्यों? बहुत बहुत अच्छा। अगर आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में कंधे से कंधा जुड़ के खड़ी होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। आपका इशारा जो भाजपा पार्टी की तरफ से था, जो जातिवाद की बात करते हैं, धर्मवाद की बात करते हैं, सांप्रदायिक दंगों में आपके पिता भी की मौत हो गई थी दादाजी की, क्या लगता है क्या उसी प्रकार की रणनीति बना रही पार्टी? ऐसा मैं तो इशारा नहीं कर रहा, मैं तो खुल के कह रहा हूँ पूरे देश में इन लोगों की राजनीति यही है। नूह में क्या किया? पिछले साल बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ऐसी प्रोवोकेशन की गई कि किसी तरह से आग लगे, और रणनीति क्या थी कि मेवात से चिंगारी निकले और पूरे एनसीआर में आग लगा दो। ये रणनीति थी, खुल के मैं कह रहा हूं। और ये तो किसान आंदोलन का भला हो, किसान आंदोलन ने वहां महापंचायत कर दी, नहीं तो लगा दी थी इन्होंने तो आग। इस साल दोबारा नूह में बिल्कुल वही काम हुआ, बिल्कुल तैयारी करके आए कि यहाँ पे इस बार तो इलेक्शन से पहले है, अच्छा से दंगा होगा। हमारे साथी तैयार थे, वो जिन्हें बीजेपी लेके आई, आते ही उनके गले में माला डाल दी। अब बेचारे कहां से दंगा करेंगे? है ना? ये स्थिति बन हो गई है यहाँ कि जो सरकार में है वो दंगा करवाने की सोचते हैं, वो हिंसा करवाने की सोचते हैं, और जो बेचारे सरकार के बाहर बैठे हैं वो नीति बनाते हैं कि शांति कैसे बनाई रखी जा सके। तो ये तो बीजेपी की देश भर में रणनीति। आप देखिए मणिपुर में हो क्या रहा, हमारे इलाकों में खबर नहीं आती पूरी। पहले वहां राइफल चला करती थी, अब तो मामला मतलब रॉकेट लॉन्चर वहां इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस देश के अंदर दो वर्ग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री 16 देशों में चले गए, मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पूरे देश में आग लगा के अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और अब इस देश की जनता की जिम्मेवारी है कि किसी तरह से इनकी लगाई हुई आग को बुझाएं, और उस काम में हमें लगना है। उसकी अपील करने के लिए मेरे जैसे लोग यहाँ पे आए हैं। भाजपा कह रही है अपनी सरकार बनाएगी, आप कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन कितनी सीटें हरियाणा में आएंगी? भाई साहब सीटों की बात आप बताएंगे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। भविष्यवाणी का काम मैंने तो दिया छोड़, और मैंने तो आपको कहा 3 संभावनाएं हैं, या तो भाजपा के विरुद्ध हवा है, या आंधी है, या सुनामी है। तीनों में से क्या है आप बताओ। आपका ने कल डॉक्टर सुशील गुप्ता अभी भिवानी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में आपकी बार सरकार बनेगी बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं चलेगी। मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर वो कहते कि सरकार किस मुद्दों की बनेगी, सरकार किस नीति की बनेगी। सिर्फ ये कह देना कि मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी, इसमें मुझे कोई नीति, दृष्टि, विजन समझ नहीं आता। राजनीति में कुछ नीति भी तो होनी चाहिए ना, केवल रणनीति नहीं होनी चाहिए। आप पार्टी की तरफ से यादव जी कल फ्री रेवड़ियाँ बांटने का काम किएगा, जैसा कि आरोप लगते रहे हैं, बिजली फ्री मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, क्या मानते हैं? क्या फ्री से भला हो जाएगा या आदत पड़ जाएगी लोगों को? मेरे ख्याल में हमारे बहुत सवाल आम आदमी पार्टी पे फोकस्ड हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। उसका हरियाणा के चुनाव में बहुत प्रासंगिकता मुझे नज़र नहीं आती है। जहाँ तक बात रेवड़ियों की है, मैं एक बात कहता हूँ, पिछले साल 2 साल से ये मुहावरा इस देश में चल निकला है, रेवड़ी पार्टी, रेवड़ी बट रही है। इस मुहावरे का एक फायदा जरूर हुआ है कि पूरे देश को पता लग गया कि रेवड़ी क्या होती है। मेरे को बड़ी तसल्ली होती है कि मैं ही पहले समझा करता था रेवड़ी मेरे को अच्छी लगती है, सारे देश को भी पता लग गया कि रेवड़ी नामक कोई चीज़ होती है। इसके अलावा इस बहस से क्या निकला है मेरे को समझ नहीं आया। रेवड़ी दिखती है जब अडानी को लड्डू दिए जाते हैं, इनको नहीं दिखता है। पिछले हफ्ते क्या हुआ है, बांग्लादेश और अडानी का करार था। करार ये था कि झारखंड में अडानी के पास कैप्टिव पावर प्लांट है, जिसको सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को सप्लाई होगी, और इस शर्त पे वो प्लांट बना था कि इसकी बिजली एक्सपोर्ट में काम आएगी, बांग्लादेश को जाएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट गया, वहां की सरकार ने जांच करनी शुरू की कि आपने कैसे इसका समझौता किया। अब अडानी जी का संकट, बिजली पैदा कर रहे हैं, खरीदार उस तरफ बचा नहीं। रातों रात इस देश का कानून बदला गया है
और वो बिजली प्लांट जो इस शर्त पे बना था कि उसकी 100% बिजली एक्सपोर्ट की जाएगी, उसको अब छूट दे दी गई है कि तुम देश के अंदर लगा दो। और अब 2 राज्य सरकारें बीजेपी की इस अपने नियम बदल रही हैं कि अडानी की बिजली खरीदेंगे महंगे पैसे पे। ये नहीं दिखाई देता। गरीब को 4 पैसे मिल जाए, रेवड़ी 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 रेवड़ी। अरे भाई, लड्डू जब बांट दिए वो किसी की निगाह में नहीं। तब बड़े सुंदर सुंदर अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, हेयर कट। ये हेयर कट क्या है? कोई कंपनी जो 20,000 40,000 करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज लेके डूब गई, और फिर उसके बाद कोई अडानी जी जैसा जाता है, उस 40,000 करोड़ का कर्ज लेके डूबी हुई कंपनी को 400 करोड़ में खरीद लेता है, और अखबार अंग्रेजी के कहते हैं इसमें हेयर कट हो गया। ये है हेयर कट। अरे हेयर कट ऐसा मेरे को भी दे दो भाई, किसान को भी थोड़ा सा हेयर कट दे दिया करो, रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो, और मजे की बात ये है कि बीजेपी जब जब ऐसी कोई घोषणा करती है उसके बारे में कोई संपादकीय नहीं छपता है। फ्री बिजली की घोषणा उत्तर प्रदेश में इन्होंने की थी, कर्ज माफी की घोषणा इन्होंने उत्तर प्रदेश में की थी, वो रेवड़ी नहीं है। तो गरीब को दो तो रेवड़ी है, अमीर को दो तो नहीं है, बीजेपी दे तो नहीं है, और कोई दे तो है। ये कैसी संस्कृति बना रखी है कि जनतंत्र में जनता के लिए कुछ किया जाए, वो हमारी आंख में चुभने लग गया है। मैं आम आदमी पार्टी की केवल नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं। बिल्कुल लोकतंत्र में लोकहित की बात को सामने रखना जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बारे में सवाल में नहीं उठा। सर, नायब सिंह सैनी जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमने 58 दिनों का वो अपना हिसाब देते हैं। 133 के करीब ऐसे वो उन्होंने जो प्रोजेक्ट रखा और 9.5 साल के जो कार्यकाल का जिक्र करेंगे, इसको आप किसी को दें। वही मैं पूछने वाला था कि भाई 58 दिन का तो हिसाब दे दिया, आप ऐसा करो जो बाकी आपने 700 दिन बिताए हैं उसका भी जरा हिसाब दे दो। सच बात ये है कि जब कोई पार्टी 9.5 साल के बाद चुनाव से 6 महीने पहले अपना मुख्यमंत्री बदलती है, तो वो पार्टी खुद ही कह रही है कि 9.5 साल के बारे में कुछ कहने को हमारे पास नहीं है। वो तो खुद ही कबूल कर लिया उन्होंने, अब उसके बाद कहने को क्या बचा। नायब सिंह अच्छी घोषणाएं करें, अच्छी बात है, कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक नहीं रहेंगे, उसमें ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल जी का कल कहना था 3 कृषि जो काले कानून है वो पुनः बीजेपी लेके आएगी, क्या इशारा था उनका? क्या आपका क्या मानना है? ये तो मैंने आपके, शायद आप उस वक्त थे नहीं, मैंने तो खुद ही कहा, इसमें किसी और की जरूरत है ही नहीं कहने की। कंगना रनौत ने कल खुल के कहा है भाई, कंगना रनौत जी ने कल खुल के स्पष्ट रूप से कहा है कि ये तीनों कानून वापस आने चाहिए। तो ये क्या है? टेस्टिंग ग्राउंड है, देख रहे हैं कि भाई एक बार इसके मुंह से बुलवा लो, देखते हैं किसान आंदोलन कितना रिएक्ट करते हैं, और नहीं तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। और सच बात ये है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये कानून वापस लिए तब भी उन्होंने नहीं कहा था कि कानून गलत है, तब भी उनके मन, हमारी तपस्या में कमी रह गई, मतलब किसान बेवकूफ़ है उसको हम समझा ना पाए, लेकिन ये नहीं कहा कि वो गलत थे। कृषि मंत्री ने उसके बाद कहा कि कानून सही थे, और इन्होंने जो समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में समिति बनाई ने, उसके बाद में जो एमएसपी वाली कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी नहीं कहा। तो ये कानून तो इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी का जो सपना है इस देश की खेती किसानी के लिए, वो ये है कि कंपनियां खेती करेंगी, किसान उनके वेतन भोगी के रूप में या दिहाड़ी के मजदूर के रूप में काम करेगा। अंततः देश की कृषि को ये वहीं ले जाना चाहता है। जो उत्तर प्रदेश से वीडियो आया है, वहाँ एक पुलिस वाला कह रहा है एक आदमी को, कोई मोटरसाइकिल पे आदमी जा रहा है, उसका नाम पूछता है, कहता है मेरा नाम महेंद्र यादव, कहता है बेटा फूट ले यहाँ से, नहीं तो तेरा मंगेश यादव बना दूंगा। मतलब खुल्लम खुल्ला पूरे प्रदेश में जातीय विद्वेष, यहाँ यादवों को गले लगाना, वहाँ यादवों का एनकाउंटर करवाना, यही राजनीति। आप झारखंड पहुंच जाइए तो झारखंड के अंदर कन्वर्टेड आदिवासी, नॉन कन्वर्टेड आदिवासी का झगड़ा, जहां जहां हिंदू मुसलमान मिल जाए वहां तो हर जगह हिंदू मुसलमान का झगड़ा, और जहां हिंदू मुसलमान ना मिले, जहां कन्वर्टेड आदिवासी ना मिले, वहां कुकी और मितेई का झगड़ा। ये तो पूरे देश में बिल्कुल अंग्रेजों की राजनीति, फूट डालो और राज करो की राजनीति खेल रहे हैं। तो बीजेपी की रणनीति तो स्पष्ट है, क्योंकि ले दे के
कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो डूब तो रहे हैं। अब इनको यही है कि किसी तरह जातीय विद्वेष की राजनीति करो, इससे बच जाओ। लेकिन जनता के बीच घूमकर अब मुझे विश्वास है कि ये जनता में चल नहीं रहे। जनता कह रही है भाई 10 साल हो गए, अब जवाब तो दो, तुमने क्या किया। कहते थे भ्रष्टाचार था, अब आके तुमने तो, मैंने कल पूछा किसी से, भाई साहब भ्रष्टाचार का, कहते बाबूजी रेट हो गया है 10 गुना और अब काम की गारंटी भी नहीं रही। ये हालत है। तो भ्रष्टाचार की ये हालत यहाँ पे। किसान की मैंने बता दिया आपको, किसान परेशान है और हर व्यक्ति प्रदेश का कहता है भाई साहब ये कौन सा फैमिली आईडी और आ गया। पहले आधार बना के किसी तरह से किया था, अब ऊपर से फैमिली आईडी और लग गया है। अब मेरा घर किसी और के नाम चढ़ गया, मेरे बेटे का किसी और की फैमिली के अंदर नाम आ गया, प्रॉपर्टी आईडी आ गई। किसान कह रहा है कि साहब ये रजिस्ट्रेशन का मैं परेशान हूं। ये सारा खेल क्या है? सारा खेल है प्रदेश की जनता को घुमाए रखना और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से हाथ झाड़ के। तो ये मुद्दे जो जमीन के मुद्दे हैं और रोजगार का, जहां बात कर लो, लोग कहते हैं ये बड़ी सरकार बातें करते हैं ना, था बगैर खर्ची पर्ची के हमने दिया किया। अरे भाई रोजगार कहाँ है, कितने दिए? जब आपने सत्ता ली थी उस वक्त सरकारी नौकरी में कितने लोग थे और आज सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? सरकारी नौकरियां कम कर रहे हैं और प्रदेश में रोजगार की इतनी बुरी अवस्था है, हर जगह बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। आज ये सवाल, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, किसान की अवस्था का सवाल, ये सवाल जो है लोगों के दैनंदिन जीवन की तकलीफ जो है वो मुद्दा बन रही है और बीजेपी की जाति का कार्ड आज नहीं चल रहा। यादव जी, आप पार्टी में कोर कमेटी में रहे हैं, स्वराज इंडिया पार्टी और आप पार्टी में कितना अंतर महसूस करते हैं? कल अरविंद केजरीवाल जी भिवानी आए थे, उनके वादों में कितना दम मानते हैं? आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपसे पूछना वाजिब सवाल बनता है। वाजिब जरूर बनता है भाई, पर मैं 8 साल पहले आम आदमी पार्टी से मुक्त हो चुका हूँ, वो आप जानते ही हैं। और उनके वादे करने का, जैसे मैंने कहा, हर एक को अधिकार है, लोकतंत्र है। अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरा उनको अधिकार है। मेरी ऐसी उम्मीद रहती है कि कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव जहां